नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर लेकर हाजिर हूं मैं दोस्तों बाहुबली एमसीक्यू सीरीज की पेडागोजी, जिसमें कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों आज मैंने उसमें वैसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको 2-4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और खास तौर पे फोकस किया जाए तो सीटेट में और रिट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार आवाज़ वगैरह बता दी तो क्लास शुरू की जाए। ओके दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको जैसा कि आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे आपको पता ही है, अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता के नियम। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है। बालक बार बार प्रयास करके त्रुटि द्वारा सीखता है। या उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद कहलाता है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि इस चारों कथन में से कौन सा कथन सही है। 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, या फिर सभी सही हैं। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख के और आंसर दीजिए हमें जल्दी से। टेक अ टाइम। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि, एरर एंड ट्रायल थ्योरी से यह प्रश्न लिया गया है। निम्न में कथनों पर विचार करें। अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक अनुक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। जब उद्दीपन में अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स देगा ही। जैसा कि आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है। दोस्तों इसमें बॉन्ड बनता है यस और आर बॉन्ड, तो ये भी सही है। बालक बार बार प्रयास करके त्रुटि द्वारा सीखता है, ये हमारा एनसीएफ भी कहता है। और थॉर्नडाइक ने सिद्ध कर दिया कि जब तक लड़का गलती नहीं करेगा वो चीज़ें नहीं सीखेगा। अगर कोई लड़का है और मान लीजिए कोई दीपक जल रहा है, एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, उसको बार बार आप बोलोगे कि इसको मत छुओ, हाँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा। जब तक वो छुएगा, उसको स्पर्श होगा, उसको जलेगा, तो फिर वो समझ जाएगा कि ये इसको छूने से हाथ जल जाएगा। अगर लड़के को बार बार क बनाना है तो एक बार पाई खींचेगा, फिर गोला बनाएगा, तमाम सारे प्रयास करने के बाद आखिर एट लास्ट वो क बनाना सीख जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। और ये क्वेश्चन है कि उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद कहलाया। इसके पहले वाली क्लास में जब मैं थ्योरी की बात की थी तो उसमें बताया था कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को संबंधवाद भी कहा जाता, इसका अन्य नाम एक संबंधवाद भी है। तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए हमारा कथन क्या है, 1, 2, 3 और 4 सभी कथन क्या है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। सेकेंड है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध किस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध किस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। तत्परता के नियम पे, प्रभाव के नियम पे, समीपता के नियम पे, या फिर अभ्यास के नियम पे। चलिए दोस्तों बताएं इसका आंसर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। सक्रिय अनुक्रिया मतलब बोला एक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो किस अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग ने इसका आंसर तत्परता का नियम पे दिया होगा, लेकिन दोस्तों ये तत्परता का नियम नहीं होगा, यहाँ अभ्यास का नियम होगा। क्योंकि वो सक्रिय करके बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे आप जिम में जाते हो तो जो जिम वर्कआउट वगैरह करते हैं वो देखते हो डंबल बार बार उठा के इसे प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो सक्रिय करके रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अभ्यास के नियम पर ये क्या है, ये आधारित है। अगला है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है उद्दीपक अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि या आकृतिकरण। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। इसमें बिना सोचे हम ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। क्रिया प्रस्तुत आपको पता है स्किनर साहब जुड़ते हैं। अंतर्दृष्टि से कौन जुड़ता है? गेस्टाल्टवादी यानी कॉलर साहब जुड़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, एक आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों सब्सक्राइब में क्या है, बस एक अंगूठा ही तो चाहिए, बस एक बार प्रेस कर दीजिए। तो हिट द बटन लाइक गाइज। आगे चलते हैं। एक बालक को लाल गुलाब का कांटा, ध्यान सुनिए दोस्तों, ये पिछले साल सीटेट का ये क्वेश्चन है कि एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी दर्द हुआ। आगे चलकर वह हर लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यीकरण का, या न उद्दीपक सामान्यीकरण है न अनुक्रिया सामान्यीकरण का। चलिए दोस्तों बताएं इसको। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आधे से अधिक क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आता है कि पूछ क्या रहा है इसमें। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सिंपल भाषा में देखते हैं दोस्तों। एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, मतलब कोई लड़का है, उसके एक बार उसे लाल गुलाब का कांटा उसे चुभ गया है जिससे उसे काफी दर्द हुआ। अब आगे चलकर जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसे हर लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज को देखकर उसे डर लगता है। तो दोस्तों ये किसका है? तो वो जर्नलाइज कर दे रहा है। ये फैलेसी में भी, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, आप क्रिएटिव सब्जेक्ट में भी है फैलेसी। तो इसमें क्या कह रहा है कि उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब वो हर चीज को वो लगता है कि जब भी कोई चीज लाल चीज को देखता है तो उसे लगता है कि वो वही गुलाब का कांटा ये भी मुझे चोट पहुंचाएगा। इसलिए इसमें इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उद्दीपक सामान्यीकरण का। वो जर्नलाइज कर दे रहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका उद्दीपक सामान्यीकरण का। आगे चलते हैं। अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य है, अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास करना, बालक का सामाजिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, या फिर बालक का नैतिक विकास करना। चलिए दोस्तों बताएं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों अनुदेशन का अर्थ क्या है? बालक का मानसिक विकास करना मतलब वो दो पक्षों को क्या कर रहा है? की उपेक्षा कर रहा है। जैसे मानसिक सामाजिक पक्ष और उसका भावात्मक पक्ष को वो की उपेक्षा कर रहा है। यहाँ पे केवल सामाजिक है तो ये भी एक दो पक्षों को उपेक्षा कर रहा है। लेकिन जब बालक का सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इट मीन्स उसका मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सभी बच्चों के विकास की बात कर रहा है। इसलिए अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा अप्रेक्षित साधन नहीं है? स्लाइड, रेडियो, ग्रामोफोन या ब्लैक बोर्ड। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा? ये रेडियो। आगे चलते हैं। अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में, आंसर क्या है क्वेश्चन? अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में शिक्षक छात्रों की सहायता करते हैं, शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, शिक्षक व्याख्यान देते हैं, या शिक्षक उपरोक्त सभी कार्य करते हैं। इसका आंसर बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में शिक्षक छात्रों की सहायता करते हैं। आपको पता ही है जब प्रोजेक्ट वर्क होता है तो एज ए टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, केवल देख रेख करता है। ये भी सही है। ये देखते हैं, शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। शिक्षक व्याख्यान देते हैं, पढ़ाई कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो समझाने के लिए लेक्चर भी शिक्षक देता है। इसलिए क्या है? शिक्षक सभी कार्य करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी सही है हमारा। आगे चलते हैं। निर्देशन सेवा समिति का कार्य है, निर्देशन सेवा समिति का कार्य है। हर विद्यालय में एक डायरेक्टरी टीम होती है जो किसी भी चीज़ के वहाँ के विद्यालय में कोई भी समस्या हो विद्यालय से जुड़े उसका वो डायरेक्ट करती है, उसको देखती है, उसको सुधारने का प्रयास करती है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है, निर्देशन सेवा समिति का कार्य क्या है? विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करना, समस्या का आकलन करना, कर्मचारी की योग्यता की जाँच करना, या फिर उपयुक्त सभी। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या है? विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करना बिल्कुल निर्देशन टीम ये भी करती है। कर्मचारी की योग्यता की जांच करना, कोई भी मान लीजिए विद्यालय में कोई अध्यापक आ रहा है पढ़ाने, तो उसकी योग्यता की जांच करना बिल्कुल नेसेसरी है कि भाई वो उस लायक है कि नहीं, किस कक्षा के लायक है,
किस बच्चों को कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, सब जांच कौन सा करता है, निर्देशन समिति करती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्न परिभाषा किसकी है? सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बना बनाया समाधान नहीं होता। दोस्तों परिभाषाएं किसी भी पेपर में 1 या 2 आती हैं, और दोस्तों इतनी सारी परिभाषाएं कुछ उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हर अपने सेट में 1-2 परिभाषाएं डालता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। और हर परिभाषाओं का एक कीवर्ड होता है दोस्तों, वो बस वो कीवर्ड और माइंड मिस्टेक कर गया तो एग्जाम में सही हो जाते हैं। ये आपके बोनस मार्क होते हैं अगर जो परिभाषाएं आती हैं और सही हो जाता है तो सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बना बनाया समाधान नहीं होता। लिंडसेन का है का कथन है, मार्शल का है, लिंडग्रेन का है, कॉल्सेनी का है। तो दोस्तों ये कॉल्सेनी का कथन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई थी। मतलब एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी, एनसीएफ जैसे आया है, एनईपी ऐसे आया है, ऐसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था। वो किस लिए आया था? श्याम पाठ देने के लिए, विद्यालय भवन बनाने के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, या फिर विद्यालय में अभाव की पूर्ति के लिए? इसका आंसर बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई थी तो दोस्तों विद्यालय में अभावों की पूर्ति के लिए। चौक की कमी हुई, डस्टर की कमी हुई, ब्लैक बोर्ड की कमी हुई, अन्य कोई सुविधाएं हुई, उसके लिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन शुरू किया गया। तो चलिए देखते हैं आगे। अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का एक विधि नहीं है। क्या? आकांक्षा का स्तर, पुरस्कार एवं दंड, प्रगति का ज्ञान, या विषय पर भाषण? बताएं आंसर इसका दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मोटिवेशन की एक विधि नहीं, आकांक्षा का स्तर बिल्कुल। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं जागेगी, किसी चीज़ का डिज़ायर नहीं होगा, किसी गोल का, आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे। पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों कोई हम कार्य करते हैं उसके प्रति हमें उसका पुरस्कार मिल जाता है तो हमें और अच्छा करने का, और अच्छा बेहतर से बेहतर करने का हमें मोटिवेट खुद सेल्फ हो जाते हैं हम दोस्तों। अगर कोई दंड मिल जाता है तो भी हम सोचते हैं क्यों गलती होगी, तो अगली बार और अच्छा करेंगे। प्रगति का ज्ञान बिल्कुल, हमें जब कोई हम कार्य करते हैं और वो अच्छा हो जाता है तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैंने ये पास कर लिया, तो आगे की पढ़ाई या आगे की लक्ष्य के लिए हम और क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों विषय पर भाषण देना ये कोई मोटिवेशन का कार्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये गलत, चूंकि नहीं पूछा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं के कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में, 3 में, 4, 5 या 6? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो 5 वर्गों में बांटा है। आगे चलते हैं। शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते थे। मतलब टीचिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से ईश्वर के समीप ले जाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या कोठारी, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन थे? राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। बालकों की दक्षता का मापन किया जाता है, मतलब एबिलिटी का मापन किया जाता है मापन रेखा विधि द्वारा, मनोमिति विधि द्वारा, उपचारात्मक विधि द्वारा, या तुलनात्मक विधि द्वारा? बताएं दोस्तों कौन सा होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो मापन रेखा विधि द्वारा नहीं किया था। उपचारात्मक आपको पता है रेमेडियल टीचिंग में काम आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तुलनात्मक विधि। हम जब दो, ये चूंकि ये एनसीएफ 2005 इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन हम किसी बच्चे के तुलनात्मक करके ही हम उसको बता सकते हैं कि कौन लड़का बेहतर है और कौन लड़के को उपचार की आवश्यकता है, डायग्नोसिस की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। जॉन डीवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है? विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो जॉन डीवी ने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। एनालिटिक थिंकिंग जो होती है दोस्तों, उसके पक्ष विपक्ष के बारे में सोचना तार्किक चिंतन कहलाता है। एक अच्छे मूल्यांकन से ज्ञान होता है, मतलब एक अच्छे मूल्यांकन से
ज्ञान होता है छात्र द्वारा दिए गए संतुलित उत्तर का, उसकी सुंदर लिखावट का, या विश्वसनीयता एवं वैधता का? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो अच्छे मूल्यांकन से दोस्तों उसकी विश्वसनीयता और वैधता का ज्ञान होता है, बिकॉज मूल्यांकन वही अच्छा होता है जिसको कोई भी जांच करे, कोई भी उस कॉपी को देखे, उसका नंबर घटे नहीं, वैधता उसमें रिलायबिलिटी रहे और विश्वसनीयता रहे। दोस्तों आगे चलते हैं। विभिन्न शोधों के अनुसार अधिगम में किस ज्ञान इंद्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है? अधिगम में किस ज्ञान इंद्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है? दोस्तों सीटेट में आपको पता ही है जैसे कि अप्लाइड क्वेश्चन अधिक आते हैं, तो बताएं दोस्तों विभिन्न शोधों के अनुसार अधिगम में किस ज्ञान इंद्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है? दृश्य इंद्रियों का, स्वाद इंद्रियों का, श्रवण इंद्रियों का, या स्पर्श इंद्रियों का? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर था दोस्तों कि सबसे पहले हम अधिगम कब करेंगे? जब किसी चीज़ को देखेंगे। तो देखने का मतलब दृश्य इंद्रिय, जब देखेंगे तो हमारा दिमाग, जब किसी चीज़ को देखेंगे तो हमारा दिमाग उसे अडॉप्ट करेगा, उसके बारे में सोचेगा, तो अधिगम उसी तरह बेहतर होगा। अगला है अनुदेशन तकनीक के प्रमुख रूप हैं। ये आप मुझे होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आगे चलते हैं। एक आदर्श समय सारणी के निर्माण में सर्वाधिक कठिनाई आती है? शिक्षकों के अभाव की, भौतिक संसाधनों के अभाव की, कक्ष के अभाव की, या फिर छात्रों के अभाव की? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों एक आदर्श समय सारणी के निर्माण में शिक्षकों के अभाव की सबसे समस्या आती है कि क्या पता मान लीजिए टाइम टेबल के अनुसार क्लास बहुत ज़्यादा हो, अध्यापक कम हो, चाहे अध्यापक उस योग्य ना हो कि सारे क्लास को मेंटेन कर पाएँ, ये सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और निर्देशन है, डायरेक्शन क्या है? आदान है, प्रदान है, प्रक्रिया, या फिर ये तीनों है? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों निर्देशन आदान भी है, मतलब हम किसी को निर्देश देते हैं, किसी को निर्देश लेते भी हैं, और ये एक प्रोसेस है, इसलिए क्या आंसर होगा इसका? ये तीनों है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इसे एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, लर्न विद एडू फंडा। और दोस्तों अगर मेरी क्लास कब आती है, आप इसके लिए आप नोटिफिकेशन अपना यूट्यूब पे ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास मेरी लगे आपको नोटिफिकेशन चला जाए। हम लोग बहुत जल्दी इसका टाइम टेबल इशू करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।